नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और जिस दोस्तों लेकर हाजिर हूं मैं फिर से सुपर टेट की दूसरी प्रैक्टिस सेट, जिसमें कुछ मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से बता दीजिए, आवाज़ वगैरह से सही हो तो आज की क्लास स्टार्ट की जाए। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छात्र का बहुवचन है। मैं इस साइड आ जाता हूं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, छात्र का बहुवचन है। छात्रों, छात्र, छात्राएं या फिर छात्रें, बताएं दोस्तों। छात्र का बहुवचन है छात्रों, छात्र, छात्राएं या फिर छात्रें, बताएं दोस्तों, जल्दी बताएं। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि छात्र का बहुवचन नहीं, बहुवचन हो या एकवचन हो, छात्र का छात्र ही रहता है। अगर एग्जाम में कभी छात्र का बहुवचन आ जाए तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, छात्र का बहुवचन छात्र ही होता है। आप ऐसा ना कर दें छात्रों या छात्राएं ना कर दें। छात्र का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? छात्र ही होता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन बी। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, इसके लिए उपयुक्त शब्द है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, इसके लिए उपयुक्त शब्द है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कबहू निरामिष होए न कागा, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद, या इनमें से कोई नहीं, बताएं दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि सुपर टेट में जिसने भी मैथ लिया हुआ है उसे हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग पर फोकस करना है। जिसका सब्जेक्ट एसएसटी है तो दोस्तों पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो 100 नंबर क्वेश्चन आएंगे उस पर फोकस करना है, और बाकी जो 50 नंबर के जो जर्नल में आएंगे, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, उस पर फोकस करना है दोस्तों। तो हिंदी कॉमन रहेगी, आपको 10 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, 5-7 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे, करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो दोस्तों अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है आप लोगों को। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसके लिए उपयुक्त शब्द है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कभू निरामिष होए न कागा, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, मतलब कबहू निरामिष होए न कागा। निरामिष मतलब होता है सात्विक या फिर मतलब मांस का भक्षण न करने वाला। तो इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों कि निरामिष होए न, मैंने कभी भी कौवा निरामिष नहीं हो सकता, मतलब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। नेक्स्ट है हमारा, कृपण शब्द है अर्ध तत्सम, तत्सम, देशज या तद्भव। आपको जैसा कि पता है दोस्तों कि तत्सम क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत से आए हुए हैं वो क्या बोलते हैं दोस्तों? तत्सम कहे जाते हैं। अर्ध तत्सम क्या होते हैं? जो आधा अर्ध तत्सम जैसा कुछ होता नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें तत्सम मतलब होता है संस्कृत से, तद्भव मतलब होता है जिनका बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे आपका हो गया गोधूम, गोधूम मतलब होता है गेहूं, तो गोधूम क्या है? तत्सम है, और गेहूं क्या है दोस्तों? तद्भव है। इस देशज मतलब जो बोलचाल की भाषा हो जो होती है, जो वो क्या है? देशज शब्द है। तो कृपण शब्द क्या है दोस्तों? तो जिसमें भी क्षत्रिय वाला छ आ जाए, क्री आ जाए, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? तत्सम रूप होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम। ये तत्सम शब्द है, ये आसान होता है पहचानना। सेकेंड अगला क्वेश्चन हमारा, मृदुल का विलोम शब्द है। मृदुल, रुद्र, सुकुमार, कठोर या कृश। ये कृश गलत है, कृश होगा, ये यहां पे ना हो कि ये से होगा। ये मृदुल का विलोम शब्द है रुद्र, कठोर, सुकुमार। मृदुल, मृदुल मतलब होता है मुलायम, तो मुलायम का दोस्तों क्या होगा? रुद्र हो नहीं सकता, सुकुमार नहीं, मृदुल का मतलब मुलायम, मुलायम का विलोम क्या हो जाएगा? कठोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कठोर। नेक्स्ट हमारा, बोथ मीना, चूंकि आपको पता है कि 5 से 7 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, तो बोथ मीना डैश सुमन में कम टुडे, क्या इस पे कंजंक्शन फिल करना है? बट होगा, एंड होगा, आर होगा या इफ होगा, बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों पता ही है आपकी बोथ मीना, तो इसमें क्या हो रहा है? बोथ मीना एंड, मतलब मीना और सुमन दोनों कल आ सकते हैं। तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे मीना एंड हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, मेंशन ए कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। सफिक्स और प्रीफिक्स सुने होंगे दोस्तों आप, जैसे जिस तरह हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होता है उसी तरह इंग्लिश में सफिक्स एंड प्रीफिक्स होता है। इसमें दिया है, मेंशन ए कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स जनरेट प्रेस कंपोज। इसमें कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा दोस्तों? डी होगा, अन होगा, इम होगा या फिर मिस होगा, बताएं दोस्तों।
जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो सबको एक एक बार उसको यूज़ करके देख लीजिए, आप खुद आपको पता चल जाए कौन सा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अनजनरेट समझ में आ रहा है, अनप्रेस, अनकम्पोज ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, इनजनरेट नहीं हो सकता, मिसजनरेट नहीं हो सकता है, तो एक ही हो सकता है दोस्तों, डिजनरेट, डिप्रेस, डिकम्पोज। तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ में? डी। नेक्स्ट हमारा वन शुड लव डैश कंट्री, इसमें कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भरा जाएगा? हिज भरा जाएगा, हर भरा जाएगा, वंस या माई, बताएं दोस्तों। मैंने सब्जेक्ट एग्रीमेंट की सारी चीज़ें जितने भी इंपॉर्टेंट होती सब मैंने पढ़ा दिया दोस्तों रीट वाले बैच में। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एकदम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बड़े अच्छे से समझाया है। हमें लग रहा है कि 15 से 20 क्लासें ली हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे, प्रैक्टिस सेट है दोस्तों को। जो आपने नहीं देखा है तो जाए क्लास देखिए, आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों इसमें होगा वन शुड, जब भी कोई सेंटेंस का स्टार्ट वन से होता है, वन, तो उसके साथ दोस्तों उसका एग्रीमेंट क्या होता है? वंस। वन शुड लव वंस कंट्री होगा, इसमें ना हर होगा ना हिज होगा, बल्कि जब भी स्टार्टिंग, एक मिनट दोस्तों, जब भी वन से स्टार्टिंग होता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, वंस। नेक्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कंसोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली। बताएं दोस्तों इसमें क्या होगा? 22, 539, 534, 20 या 24। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। इसको समझ लीजिए, जैसा कि आपको पता है कि 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, तो चूंकि वो लेटर्स नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स पूछ रहा है दोस्तों। तो साउंड्स में क्या होता है कि आपके ये जो 544 साउंड्स होते हैं टोटल इंग्लिश में, जिसमें कुछ मोनोथॉन्ग्स होते हैं, डिप्थॉन्ग्स होते हैं, कोई मिक्स ग्लाइड होता है, तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि इसमें साउंड्स क्या होता है। तो 5 इसमें वॉवेल होते हैं और 39 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं साउंड्स में। और इसमें अगर जब इसमें डिवाइड करना चाहें मोनोथॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स में, तो 12 डिप्थॉन्ग्स होते हैं, 8 मोनोथॉन्ग्स होते हैं, जिसको मिक्स ग्लाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? फिर से सुनिए, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर होगा कौन सा समास होता है दोस्तों? द्विगु। जैसे चौराहा, जिसमें समाहार की बात हो रही है, चौ मतलब इसका स्टार्टिंग हो दोस्तों अंक से हो रहा है। क्या पूछा? प्रथम शब्द संख्या मतलब चौराहा, 4 रास्तों का समूह, क्या हो जाएगा दोस्तों? चौराहा हो जाएगा, तिराहा हो जाएगा। तो क्या है? द्विगु समास से कर्मधारय समास जानते ही हैं, जिसमें दोनों शब्द क्या होते हैं? विशेष होते हैं, जैसे आपका, लेकिन तीसरा उसका अर्थ न निकले, जैसे नील गगन आपका हो जाएगा, नील गगन हो गया। अब वही हो जाता है दोस्तों कि पंचानन, तो पंचानन दोस्तों किसको बोला जाता है? ब्रह्मा जी को बोला जाता है। तो पंचानन तुरंत क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुब्रीहि, जिसका मतलब वो दिखने में तो कर्मधारय लगता है लेकिन उसका शब्द अलग निकलता है, जैसे नीलकमल। तो नीलकमल दोस्तों किसको बोला जाता है? नीला है कमल जिसका, तो कर्मधारय हो जाएगा। और हो जाएगा पीताम्बर, तो पीताम्बर किसको बोला जाता है दोस्तों? भगवान विष्णु को। तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों। अगला है महावीर प्रसाद ने द्विवेदी काल को क्या संज्ञा दी है? बीजोपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या चारण काल? बताएं दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काल को क्या संज्ञा दी है? बीजोपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या चारण काल? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो उसका आंसर क्या होगा? वीरगाथा काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल कहा है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, बदरुद्दीन तैयब जी या हाकिम अजमल खान? बताए दोस्तों। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, बदरुद्दीन तैयब या हाकिम अजमल खान? आपको पता है दोस्तों
साइमन कमीशन का इसलिए विरोध हो रहा था उसमें क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सारे सारे क्या थे, ब्रिटिश के लोग थे, इसलिए उसको साइमन का विरुद्ध सब लोगों ने आनंद वो छोड़ दिया था। क्योंकि दिक्कत ये थी कि सब उसमें एक भी भारतीय मूल के लोग नहीं थे, सारे विदेशी थे, इसलिए एक नारा भी चला था, गो साइमन, साइमन गो बैक। तो ये कौन सा है दोस्तों, आपका लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरुद्ध के समय भी इन पे लाठीचार्ज हो गई थी, सेंटर्स ने मार दिया था इनको और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला है प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि कन्याकुमारी पूछ रहा है, प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, इनमें से कोई नहीं, बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो ये आपको पता है दोस्तों, ये है आपका भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, आपका कन्याकुमारी दोस्तों यहाँ आएगा, ये हमारा हो गया पश्चिमी तट, ये हमारा हो गया पूर्वी तट। तो दोस्तों न वो कर्क रेखा पर होगा, ना भूमध्य रेखा पर होगा, ना मकर रेखा। कर्क रेखा के किस में होगा दोस्तों, दक्षिण में होगा, कर्क रेखा के लिए दक्षिण में होगा। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, इनमें से कोई नहीं। प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है किसमें, आपका भूमध्य रेखा के किस में है दोस्तों, दक्षिण में पड़ेगा, और कर्क रेखा के में पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, अगुलहास, फ्लोरिडा, लैब्राडोर या कनारी, बताए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, अगुलहास है, लैब्राडोर है, फ्लोरिडा या फिर कैनरी धारा है, बताए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो आपको पता है कि लैब्राडोर भी अटलांटिक की धारा है, अटलांटिक महासागर की धारा है, कनारी भी अटलांटिक महासागर की धारा है, फ्लोरिडा भी है, लेकिन अगुलहास क्या है दोस्तों, ये हिंद महासागर की धारा है, न कि आपका अटलांटिक महासागर। चूंकि नहीं पूछा था तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या सिक्किम, बताएं दोस्तों। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो नाथुला दर्रा किस में है, सिक्किम में। नेक्स्ट, कृपा कुषाण काल में भारत से चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षु थे, कश्यप, मितंग, धर्मरत्न, बोधि व धर्मन या फिर ए और बी दोनों, बताएं दोस्तों। कुषाण काल में भारत से चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, कश्यप, मितंग, धर्मरत्न, बोधि, धर्मन या ए और बी दोनों, बताएं दोस्तों। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो कुषाण काल मतलब कनिष्क वाले के काल में, कनिष्क सबसे महान शासक था कुषाण वंश का, तो उसमें कश्यप, मितंग भी गए थे, धर्मरत्न भी गए थे, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। और आपको पता भी है कि कुषाण काल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी, हाँ, जिसका कौन कराया था, अश्वघोष उपाध्यक्ष था जिसने। और सबसे बड़ी बात की इसलिए बौद्ध चौथी संगति इंपॉर्टेंट हो जाती है कुषाण काल में, क्योंकि बौद्ध उसी समय कुषाण के काल में जो कृष्ण ने कराया था कुंडल कश्मीर में, उसी समय बौद्ध दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में। तो आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था, मतलब कनिष्क काल के समकालीन कौन था, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, बाणभट्ट, वसुमित्र, कालिदास, कंबन और अश्वघोष या इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों इनमें से एक एक भी आपको पता होगा तो आप तुरंत ऑप्शन को हटा सकते हैं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया। चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं। कालिदास, तो आपको पता है कालिदास नहीं होंगे क्योंकि कालिदास किस में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे, तो ये नहीं, ये हमारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। नागार्जुन, बाणभट्ट, बाणभट्ट पता है आपको कि जब बाणभट्ट हर्षचरित्र लिखता है तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी हट जाएगा। हमारे बच जाते कौन दोस्तों, नागार्जुन बिल्कुल होंगे, अश्वघोष तो उनके उपाध्यक्ष ही था, तो वो चौथी बौद्ध संगति कभी बताया मैंने, और वसुमित्र। तो दोस्तों कौन से होंगे समकालीन, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में गरीबी रेखा का आकलन किस आधार पर किया जाता है, परिवार का उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो आपको पता ही है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन किस पे किया जाएगा दोस्तों,
कि प्रति व्यक्ति आय, मतलब घर का जितने भी व्यक्ति हैं जो कमाने एबव 18 ईयर्स हैं, वो कितनी उनकी आय है, महीने की इनकम है, उसके हिसाब से ये गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? बी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट है काकोरी कांड केस किस वर्ष हुआ था? तो इस बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, आपको पता है, 5 फरवरी 1925। नेक्स्ट है सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? सीसा, तांबा, चांदी या स्वर्ण? बताएं दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों? आपका सीसा। सीसा सबसे ज्यादा चलाए गए थे इस समय। नेक्स्ट है हमारा भारत में रेशम मार्ग किस महान शासक ने शुरू किया था? हर्ष ने, कनिष्क ने, अशोक ने या फाहियान ने? बताएं दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा? कनिष्क। कनिष्क ने भारत में रेशम मार्ग स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं है? बाणभट्ट, भर्तृहरि, कालिदास या इनमें से सभी? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों पता ही है आपको, जब अभी बताया मैंने कि कालिदास किसके काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो यही हमारे संबंधित नहीं होंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा था। भारत के लोग जो, देखो इसमें अच्छा बात क्या पूछ रहा है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते, यह कथन किसका है? वेंकस्थनीज, वैनसांग, फाहियान, इत सिंह? बताएं दोस्तों। ये आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन में पिछले भी जितने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें मैंने ये आपको बताया हुआ है। एक यात्री ने लिखा था अपने किताब में, या वो आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेगास्थनीज था, वेनसांग था या फाहियान या इत सिंह था? बताएं दोस्तों, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें से आप शुरू हो रहा है दोस्तों। तो शिक्षा एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है? इसमें बताया दोस्तों कौन सा आंसर होगा। तो इसमें बताने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं दोस्तों, जब दे दिया शिक्षण केवल कक्षा तक, जब केवल शब्द आ ही गया तो दोस्तों वही हो गया निगेटिव, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है विद्युपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो दोस्तों पता ही है कि कॉलर गेस्टाल्ट से जुड़ते हैं। थर्नडाइक ने 8 नियम दिए थे, जिसमें 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए थे। पावलोव आपको पता है, और स्किनर। तो उद्दीपन अनुक्रिया मतलब उद्दीपक जैसा होगा वैसा अनुक्रिया होगा, ये अब स्किनर ने बताया था। पावलोव ने क्या बताया था दोस्तों? क्लासिक कंडीशनिंग का थ्योरी दिया था। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति अव्यय अवरोध पर विचार किया? हटुंग समिति, मेहता समिति, जाकिर हुसैन समिति या यशपाल समिति? तो यशपाल समिति आपको पता है एनसीएफ 2005 से जुड़ते हैं। मेहता समिति, जाकिर हुसैन समिति से कोई लेना नहीं है। क्या होगा दोस्तों? हाटोग समिति ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति अपव्यय अवरोधन पर विचार करने वाली कौन सी समिति थी? हाटुंग समिति थी। नेक्स्ट है परम शून्य स्थिति होती है नियमित स्केल में, अंतरित स्केल में, क्रमित स्केल में, अनुपातिक स्केल में? बताएं दोस्तों। परम शून्य स्थिति कब होती है दोस्तों? अंतरित स्केल में। नेक्स्ट एनसीईआरटी 2000 द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? 1986, 2005, 1992 या 2009? ये दोस्तों तो यह हर पेपर में आता है दोस्तों, यूपी टेट वालों का तो ये फेवरेट है। तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी सबसे पहली बार कब लागू हुई थी? सन 2005। इसलिए तो बोला जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नेशनल एनसीईआरटी कब लागू हुई थी? 2005 में आई थी सबसे पहली। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? एच जी बर्नेट, एम बी माइल्स, ई एम रॉजर्स या एलन? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों किसने कहा था? एच जी बर्नेट ने। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट, भारतीय पुनर्वास की स्थापना किस उद्देश्य के लिए होती है? दूरस्थ शिक्षा, दिव्यजन की शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, इनमें से कोई नहीं? भारतीय पुनर्वास की स्थापना किस उद्देश्य के लिए होती है?
तो दोस्तों पुनर्वास की स्थापना से पर्यावरण का मतलब नहीं है कोई दूरस्थ शिक्षा, वो तो घर पे बैठकर दिव्यांजन की शिक्षा के लिए पुनर्वास की स्थापना की बात होती है। हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो सबको पता है दोस्तों, फ्रांसिस गाल्टन ने लिखा था। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें।